गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वेंकट पाल। आज आपके लिए ठीक है हम नए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सीजीपीएससी का। सीजीपीएससी का अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस छत्तीसगढ़ के इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ठीक है टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के नए सेशन में आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपके इतिहास से आते हैं, कैसे क्वेश्चन सीजीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उस पर हम लोग क्या करेंगे चर्चा, ठीक है। आप लोग बस वीडियो पर बने रहें, ठीक है। हमारे एम सिविल सर्विस के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक। हम बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे इस पर, ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। आने वाले एग्जाम में भी कोई कठिनाई ना हो, ठीक। चलिए हम सीजीपीएससी बेस पर हम लोग क्या करेंगे चर्चा, सीजीपीएससी बेस पर हम क्या करेंगे चर्चा, ठीक है। आप लोग सीजीपीएससी की बात तो जानते हैं, सीजीपीएससी का सिलेबस तो जानते ही हैं। सीजीपीएससी में अगर हम बात करें तो अकेले छत्तीसगढ़ जो जीएस है वो 50% या 50 आपके क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ जीएस, ठीक। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, पहले हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ज्योग्राफी पे आएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने के लिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ को ठीक 3 भाग में विभाजित करते हैं, ठीक है, पढ़ने की दृष्टि से, ठीक है। चलिए इतिहास की बात करें तो इतिहास को हम 3 भाग में हम क्या करते हैं डिवाइड, थोड़ा समझिए, ठीक है। इतिहासकारों ने इसको इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया। कौन कौन सा, ऐसा मत बोल देना कि भाई आधुनिक, ठीक, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए कैसा है समझिए। अगर हम बात करें, एक को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कहने का मतलब है कि इतिहास जो है बहुत पुराना इतिहास रहा है हम लोगों का, उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए प्राग ऐतिहासिक काल कैसे बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल इसलिए बोलते हैं, ठीक है, तो समझिए। मैंने बोला कि पढ़ने की दृष्टि से, ठीक है, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें जो है, ठीक है, इस संबंध में इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है। कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता प्रागैतिहासिक काल में। और अगर हम बात करें, लिखित साक्ष्य यहां पर मौजूद नहीं होता, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता यहां पे, ठीक ना। तो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में आपको याद रखना है, आपके पूरे पाषाण काल आते हैं, ठीक है, पाषाण काल। पाषाण काल के बाद अगर हम बोले ताम्रकाल, ताम्र युग, ठीक है, उसके बाद लौह युग, इसी में आता है ये, ठीक। तो अगर हम बात करें तो इस काल में कोई ऐसा पढ़ना लिखना कुछ भी संभव नहीं था, ठीक। तो यहां पे अगर आपको देखें तो आपको मिला है क्या, आपको पाषाण उपकरण मिलते हैं,
ठीक है, पाषाण उपकरण मिलते हैं कई जगह जो है, ठीक है, क्या मिलते हैं, हड्डियों का औजारों के रूप में प्रयोग मिलते हैं पाषाण काल के बाद, ठीक है। आप देखेंगे मध्य पाषाण काल आएंगे, मध्य पाषाण काल के अंतिम में और नव पाषाण काल में, ठीक है, क्या चलेंगे, पत्थर के अलावा हड्डियों का उपकरण कर दीजिए, ठीक है, ठीक, हड्डियों का उपकरण भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, यहां पर कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता, आपको क्या मिलेंगे, पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण, ठीक है। पाषाण उपकरण के आधार पर हम बोलेंगे कि ये कौन से पाषाण काल का है, ठीक है। पाषाण काल को भी हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक, पाषाण उपकरण, ठीक है, ये आपके क्या मिलेंगे, पाषाण उपकरण। अगर हम बात करें हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण, ठीक, वहीं हम बात करें क्या मिलेंगे, शैल चित्र, शैल चित्र मतलब पत्थरों पर अंकन हुआ कोई आकृति, पत्थरों पर अंकन हुआ आकृति, ठीक है, शैल चित्र, ठीक। अगर हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पाषाण उपकरण हम लोग कहीं कहीं देखेंगे, पाषाण उपकरण जो मिलेगा। शैल चित्र की बात करें तो अत्यधिक मात्रा में गुफाएं मिलेंगी और शैल चित्र मिलेंगी, ये वाला जो है थोड़ा बहुत, ठीक है, नगण्य रूप में मिलते हैं, ठीक, पाषाण उपकरण, लेकिन सबसे ज्यादा हमको मिलेंगे क्या, शैल चित्र, ठीक है। यहां पर कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, कुछ भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, चलिए इसी में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल, तो इसी प्राग ऐतिहासिक काल को मैं 3 भाग में डिवाइड कर देता हूं, कितने भाग में, 3 भाग में, ठीक है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को मैं 3 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक। एक हम पाषाण काल में क्या देखेंगे, ठीक है, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में डिवाइड करते हैं, उतना ज्यादा हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, जितना जरूरी है उतना ही चीजें पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को हम डिवाइड कर ले पाषाण काल में, और इसी में आता है आपका क्या, ठीक है, ताम्र युग, और इसी में आता है लौह युग भी आता है, ठीक है, ये प्राग ऐतिहासिक काल में। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में अगर हम मेनली देखें तो आपकी क्या, पाषाण काल को पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल, क्योंकि अगर हम आगे देखेंगे तो लौह युग तो आएगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले जब ताम्र युग आएगा तो ताम्र युग के जो साक्ष्य है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, न ही कांस्य युग के मिलते हैं, ठीक है, न ही आद्य ऐतिहासिक काल के मिलते हैं। चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। चलिए, एक हम इसी पर जिक्र करेंगे उत्तर पाषाण काल, ठीक है, कई बुक में डिफाइन नहीं किया गया उत्तर पाषाण काल क्या है, ठीक है। उत्तर पाषाण काल को ही नव पाषाण काल भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है भाई, ठीक है, समझिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हम बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य मिला गया, क्या मिला गया, लिखित साक्ष्य, लेकिन इस लिखित साक्ष्य को पढ़ने में असमर्थ रहे, पढ़ने में असमर्थ मतलब इसको पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हुए लेकिन उसको कोई पढ़ा नहीं जा सकता अभी तक, ठीक है, वर्तमान में कोई पढ़ नहीं सका इसको, ठीक। चलिए, इसको हम बोलते हैं क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करें तो 2 चीजें आती हैं, एक आपका आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक अगर हम बात करें तो आता है कांस्य युग, ठीक है। चलिए, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे, ऐतिहासिक काल अगर बात करें तो इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य मौजूद है, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, और लिखित साक्ष्य के अगर बात करें तो यहां पर लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है, क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। यहां पर भी क्या बात करें, यहां पर भी मिलेंगे क्या,
पुरातात्विक साक्ष्य, यहां पर भी मिलेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। अब लेकिन अगर हम बात करें पुरातात्विक साक्ष्य तो यहां पर भी मिलेंगे, यहां पर भी मिलेंगे, लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे। अब यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, पुरातात्विक साक्ष्य बस मिलते हैं। यहाँ पर पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन लिखित साक्ष्य में उस लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में असमर्थ रहे सभी लोग, ठीक है। मतलब वर्तमान में कोई पढ़ा नहीं जा सका उसको। क्लियर? चलिए अब यहां पर हम बात करें लिखित साक्ष्य के साथ या पुरातात्विक साक्ष्य के साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हमको, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। और इसको क्या किया गया, इसको बिल्कुल पढ़ा जा सका, पढ़ा जा सकता है। लिखित साक्ष्य के अलावा अगर हम बात करें क्या मिले हैं, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं और क्या है, लिखित साक्ष्य, ठीक है। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है इसको, और पढ़ा जा सका है। उसके बाद अगर हम बात करें, पढ़ा तो जा सका है, अगर हम बात करें तो इसके अगर बात करें तो लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है और साहित्यिक साक्ष्य भी है। क्या मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। लिखित साक्ष्य के रूप में साहित्यिक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य के रूप में कौन सा है, साहित्यिक साक्ष्य। और साहित्यिक साक्ष्य मतलब और क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण भी है, विदेशी यात्रियों का विवरण। कहने का मतलब है कि कोई विदेशी यात्री जो है क्या आए हैं, भारत आए हैं, जैसे कि अरब से आए हैं, चीन से आए हैं, अलग अलग देशों से हमारे यहाँ क्या है, विदेशी यात्री आए हैं। और उस यात्रियों ने क्या किया, जब अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान अपना एक क्या किया, वर्णन किया कि हम फलाना जगह गए थे, फलाना जगह में ये है, ठीक है, ये राजा है, ये चीजें हैं, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। इसको बकायदा पढ़ा जा सका है, हमारे पास वो पूरा साहित्यिक साक्ष्य है कि हमको ये बताते हैं कि ऐतिहासिक काल में हम, ठीक है, ये यहां से यहां तक ऐतिहासिक काल है, ठीक है। आज ऐतिहासिक काल की बात करें तो कौन सा, यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। उदाहरण है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसके 3 उदाहरण हैं, या 3 बोल सकते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं ऐतिहासिक काल को। 3 भाग में कैसे, एक हम बोलते हैं क्या, इसी को प्राचीन काल, प्राचीन काल, ठीक है। देखो अब आप कैसे बोलते हो, ठीक है, कि मौर्य काल था, मौर्य काल के पहले, ठीक है, आपके क्या था, ठीक, आपके मगध साम्राज्य था, महाजनपद काल था, कैसे बोलते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा ऋग्वैदिक काल है और उसके पहले, ठीक है। हम अब अगर बात करें क्या है, वैदिक काल है, वैदिक काल में आप बोलते हो ऋग्वैदिक काल है, आप बोलते हो उत्तर वैदिक काल है, और आप बकायदा उसमें क्या करते हैं, अपना एक ये कहते हैं कि भाई यहां से यहां डेट तक ये वैदिक काल चलता है, पूरे तिथि निर्धारण करके रखें आप। मतलब क्या है, आपके पास कोई सोर्स है, सोर्स है मतलब साहित्यिक साक्ष्य है, वेद है, 4 वेद, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास क्या है, लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, ठीक है, साहित्य है, और उसको आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये काल है, तो हम वहां से डिफाइन करें, उसी को बोलते हैं क्या, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भाग में बांट देते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन या मध्यकाल, और एक आधुनिक काल। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, चलिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बैठ के, मतलब यहां पर थोड़ा समझ ले, प्रागैतिहासिक काल किसको बोलेंगे। यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य में कैसे मिलेंगे, आपको पाषाण उपकरण मिलेंगे, पाषाण उपकरण के अलावा शैल चित्र मिलेंगे, हड्डी के उपकरण मिलेंगे, ठीक है। अगर उसी की बात करें तो यहां पर कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होगा आपके पास, ठीक है। अब बोलोगे जो घुमंतु जीव, जो घुमंतु आदि मानव थे हमारे, ठीक है, ठीक, निंदरथल मानव, ठीक है, आप उनको बोलेंगे क्रो-मैग्नॉन को, तो क्रो-मैग्नॉन, निंदरथल, ठीक है, रामापिथेकस, ऐसे मानव को बोलेंगे कि आप वो लिख सके तो संभव नहीं है ना भाई, ठीक है। वो इस युग में अगर वो जी रहे थे तो भाई वो क्या है, वो मानव के रूप में आ गए थे, मानव के रूप में आने के बाद वो अपना क्या किए, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए अपना कोशिश किए, ठीक है। और उस कोशिश में पहले ही, इसीलिए बोलते हैं क्या, पाषाण काल,
पत्थरों को अपने उपकरण के लिए प्रयोग करना, उसी को हम बोलते हैं क्या, पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। चलिए आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ने में असमर्थ है। अब देखो पुरातात्विक साक्ष्य सब में मिलेंगे, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य सब में मिलेंगे, ठीक। अब इसी में अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं इसको हम, सिंधु घाटी की सभ्यता, कहां से युग, ठीक है, कहां से युग। ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिखित साक्ष्य के साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है, मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। आए बात समझ में। चलिए प्राग ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या रही है, स्थलों की बात करें, ठीक है। चलिए प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए प्राग ऐतिहासिक काल में मतलब हम क्या देखे थे, ठीक है, इसको हम 3 भाग में डिवाइड किए थे, 3 भाग में डिवाइड किए थे। चलिए एक को हम बोले क्या, ठीक है, आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक को बोलेंगे हम मध्य पाषाण काल और एक को हम बोलेंगे क्या, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है। चलिए इसको मैं बोल रहा हूं उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। चलिए पूरा पाषाण काल, ठीक, पूरा पाषाण काल में, ठीक है, मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ बेस पर पढ़ाऊंगा कि कहां कहां पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ठीक। चलिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां मिले हैं, ठीक है। सभी के सभी अगर हम बात करें तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में सब के सब जो स्थान मिलेंगे वो रायगढ़ में स्थित है। कौन सा जिला, जिला रायगढ़, ठीक है, जिला रायगढ़, जिला रायगढ़, रायगढ़ में ही आपको सभी चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या समझते हैं, ठीक। चलिए रायगढ़ में अगर हम बात करें सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। चलिए छापा मारा भंवर खूल, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा, छापा मारा भंवर खूल, गीधा, गीधा और सोनबरसा। इस सोनबरसा को अमर गुफा के नाम से भी जाना जाता है, इसको सोनबरसा अमर गुफा, ठीक है। इसको मैं बाद में जो है क्या करूंगा, मेनली जैसे कि सिंघनपुर की गुफा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप लोग बस समझ लीजिए कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें, कहां कहां कौन कौन से स्थल है, स्थान याद रखिएगा, सिंघनपुर, छापा मारा, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, और सोनबरसा को अमर गुफा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए सिंघनपुर, छापा मारा, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, ठीक है, पूरा पाषाण काल, और ये सब के सब कहां है, रायगढ़ में, ठीक है, याद रहेगा। ऑनलाइन वाले बताइए जी, याद रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमसे लाइव जुड़िए, ठीक है, इससे हम लोगों को भी क्या होगा, ठीक है, पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए चलिए सिंघनपुर की गुफा, छापा मारा, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, पूरा पाषाण काल में। वहीं अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल की बात करें
तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। चलिए एक अगर हम बात करें, एक मध्य पाषाण काल से एक स्थान, केवल एक स्थान रायगढ़ से है, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल में केवल एक स्थान रायगढ़ से है, वो है क्या आपके, ठीक है, रायगढ़ से कौन सा स्थान, ठीक, कबरा पहाड़। कौन सा स्थान, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ बस कहां से है, ये रायगढ़ से है, रायगढ़ में स्थित है कबरा पहाड़, ठीक है। बाकी जितने भी देखेंगे मध्य पाषाण काल के अधिकांश हम बस्तर में ही देखेंगे, ठीक है, बस्तर संभाग में देखेंगे। चलिए बस्तर की बात करें, ठीक है, बस्तर की बात करें, बस्तर में भातेवाड़ा, घाट लोहांग, खड़क घाट, भातेवाड़ा, घाट लोहांग, खड़क घाट, ठीक है। चलिए कालीपुर, कालीपुर, गढ़चंदेला, कालीपुर, गढ़चंदेला, ठीक है। उसके बाद है राजपुर, राजपुर। ये जितने भी हम देखे हैं, जितने भी स्थल, ये कहां है, बस्तर में। कहां है, बस्तर में। कहां है, बस्तर में, ठीक है। एक स्थान अगर हम बात करें तो एक बस था कहां, कबरा पहाड़ रायगढ़ में, ठीक है। बाकी के सब स्थल कहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है, बस्तर में, ठीक। चलिए उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल, ठीक है। चलिए उत्तर पाषाण काल को थोड़ा सा समझिए, नवपाषाण काल उत्तर पाषाण काल में क्या अंतर है, ठीक है। उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल की बात करें तो दोनों की बात एक करते हैं कई बार, उत्तर पाषाण काल को नवपाषाण काल बोल देते हैं, लेकिन इसे मुख्य अंतर है कि उत्तर पाषाण काल से मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ होता है, ठीक है। मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ होता है कहां से, उत्तर पाषाण काल से। कहने का मतलब है कि वो अब एक जगह क्या करेंगे, निवास करेंगे, एक जगह ठहराव होगा उनका, परिवार की स्थिति अब क्या होगी, ठीक है, मतलब वो क्या करेंगे अब, ठीक, परिवार में रहेंगे, ठीक है, ठीक। वो पहले क्या थे, एक एक पृथक पृथक क्या घुमंतु मानव थे। उसके बाद क्या करेंगे, अब मानव सभ्यता का विकास कहलाता है, प्रारंभ जहां होता है उसको बोलते हैं उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल से जस्ट पहले, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, अगर बात करें तो इसमें शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद अगर हम बात करें तो खाद्य संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, खाद्य संग्रहण, ठीक है, खाद्य संग्रहण। शिकार करना और खाद्य संग्रहण की बात करें तो वो कहलाते हैं उत्तर पाषाण काल में, मतलब, ठीक है, मनुष्य का, मानव अगर बात करें तो मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ होता है कहां से, मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ कहां से, उत्तर पाषाण काल से, ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो इसके कहां कहां साक्ष्य मिलेंगे, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं धनपुर में। कहां, धनपुर, धनपुर मतलब GPM, गौरेला पिंडा मारवाही में, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा साक्ष्य यहां पर अगर बात करें तो ये है, ठीक है, मांड नदी घाटी, मांड नदी घाटी रायगढ़, ठीक है। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य हमको धनपुर, मांड नदी घाटी मिलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, मानव सभ्यता का विकास का अगर पूछे, अगर आपको नवपाषाण काल दिया है और उत्तर पाषाण काल नहीं दिया है तो नवपाषाण काल आएगा, और नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल दोनों दिया है तो उत्तर पाषाण काल को आपको आंसर लेना है, ठीक है जी। चलिए
नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में, ठीक है, कौन कौन से स्थल है? अब देखो नवपाषाण काल में देखो यहां तो बता दिया कि भाई क्या करना, शिकार करना और खाद्य संग्रहण। अब यहां पर ये अगर हम बात करें तो यहां पर कृषि पशुपालन का विकास होता है। क्या? कृषि पशुपालन का मतलब खेती करना आरंभ करते हैं नवपाषाण काल में, ठीक है। चलिए दोनों में मेजर डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल का एक स्थल है चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी की बात करें तो ये पहले राजनांदगांव का हिस्सा था, ठीक है। क्या था? राजनांदगांव का हिस्सा था, ठीक है, जब बालोद नहीं बना था, ठीक। उसके बाद बालोद क्या हुआ? बालोद बना और बालोद का एक विकास खंड की बात करें तो वो है डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा के पास है एक शाहगांव, शाहगांव। और अगर हम बात करें वर्तमान आपके अंबागढ़ चौकी वाला क्षेत्र, ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं है वहां पर, ठीक। और वहां से क्या होता है? बालोद वाला क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, शाहगांव के डोंडी लोहारा क्षेत्र, ठीक है। तो चितवा डोंगरी को लेना है आप बालोद, बालोद बन गया तो बालोद लेना है, ठीक है। चितवा डोंगरी बालोद, चितवा डोंगरी के बाद बोनटीला, बोनटीला, ठीक है। बोनटीला नहीं ले सकते हैं अभी, अर्जुनी, बालोद चल रहा है ना, ठीक है। चलिए चलिए उसके बाद अर्जुनी, अर्जुनी भी कहां था? बालोद, ठीक है, बालोद। उसके बाद अगर हम बात करें अर्जुनी के बाद बालोद, ठीक है, बालोद के बाद सॉरी अर्जुनी के बाद बात करें तो बोनटीला, बोनटीला, बोनटीला राजनांदगांव, राजनांदगांव। बोनटीला के बाद तेरम, ठीक है, तेरम के बाद, ठीक है, चलिए कर्मागढ़, भैंसगढ़ी, यहां पे, ठीक है, कर्मागढ़, भैंसगढ़ी, बसनाझर, ठीक है, बसनाझर, ठीक। चलिए ऊंगना, ऊंगना, तेरम, कर्मागढ़, भैंसगढ़ी, बसनाझर, ऊंगना, ठीक है। चलिए बोतलदा, 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 बोतलदा के बाद लिखामाड़ा, लिखामाड़ा, लिखामाड़ा के बाद बेनीपाट, ठीक है, बेनीपाट। ये सब स्थल कहां पे है? ये सब के सब है रायगढ़ में। कहां पर है? रायगढ़ में, ठीक। तेरम, कर्मागढ़, भैंसगढ़ी, बसनाझर, बसनाझर, बसना के, बसना अगर बात करते तो महासमुंद, बसनाझर आ गया तो रायगढ़, ठीक है। ओमना, बोतलदा, लिखामाड़ा और रायगढ़, ठीक है। चलिए अब थोड़ा समझिएगा यहां पर, ठीक है। ये जो बोतलदा है, ठीक है, बोतलदा, ठीक, बोतलदा की बात करें तो बोतलदा सबसे लंबी गुफा, सबसे लंबी गुफा, सबसे लंबी गुफा है बोतलदा, ठीक है, सबसे लंबी गुफा है। अब थोड़ा समझिएगा इस गुफा में, ठीक है, शैल चित्रों का अभाव है, शैल चित्र नहीं पाया जाता। एकमात्र ऐसा गुफा जहां पर शैल चित्र नहीं पाया जाता, नहीं पाया गया है, ठीक है, बोतलदा, ठीक। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा, ठीक है। सबसे प्राचीन गुफा की बात करें सिंगारपुर की गुफा, उसके बाद कबरा पहाड़, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हुआ? उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल के स्थल, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए छत्तीसगढ़ की सबसे
प्राचीन गुफा, सबसे प्राचीन गुफा। सबसे प्राचीन गुफा की बात करें तो सबसे प्राचीन गुफा की बात करें तो सबसे प्राचीन गुफा है कहां, ठीक है, यह है सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। और उसके बाद आता है कबरा पहाड़, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा और उसके बाद आता है कबरा पहाड़, सबसे प्राचीन गुफा में, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए, शायद आप लोगों को इतना बातें समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे, अब एक गुफा में हम क्या करते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल में देखे थे कौन सा गुफा, सिंघनपुर का। चलिए चलिए, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। सिंघनपुर की गुफा की बात करें तो सिंघनपुर की गुफा में अगर हम बात करें तो ये जो है जिला, ये जिला है कहां, रायगढ़ में, ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा, देखो कैसे आपको ये करना है, पूरा पाषाण काल के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सभी के सभी कहां पर है, रायगढ़ में स्थित है। वही मध्यकालीन में एक आपको रायगढ़ से याद रखना है, कब्रपाठ, बाकी के सभी कहां है, बस्तर में, ठीक है। चलिए, और ये अगर हम बात करें जिला रायगढ़, ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए चलिए, इसमें ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। जिला रायगढ़ है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल काल का स्थल है, गुफा है, पूरा पाषाण काल का गुफा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें, देखो गुफा तो पहले से है, ठीक है, समझिए, जब स्थलाकृति का निर्माण हुआ था, पहाड़ों का निर्माण हुआ था, तो गुफा तब से है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुफा इन लोग बनाए हैं, ठीक, गुफा तब से है प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर हम बात करें अब मानव के द्वारा वहां पर क्या किया गया, क्या औजार मिले हैं, क्या शैलचित्र मिले हैं, तो उस काल में उसका क्या हुआ, खोज हुआ, उसको हम बोलते हैं क्या, पूरा पाषाण काल का गुफा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा कहा जाता है किसको, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा को। चलिए आगे, ठीक। सिंघनपुर की गुफा में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो समझिए। चलिए कुछ, चलिए इसके शोधकर्ता, ठीक है, इसके खोजकर्ता, इसका खोज 1910 में एंडरसन ने किया था। किसने, एंडरसन ने। 1910 में एंडरसन ने इसका क्या किया था, इस गुफा की खोज की थी 1910 ईस्वी में, ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो अध्ययन, ठीक है, चलिए विस्तृत अध्ययन किया था, इसका अध्ययन या शोधकर्ता, ठीक है, कौन थे, अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त ने 1923 से 1927 ईस्वी तक, ठीक है, अमरनाथ दत्त ने इसका क्या किया था, अध्ययन, ठीक है। चलिए, अध्ययन करने के बाद क्या क्या मिला है इसको, तो कुछ शैलचित्र मिले हैं, क्या मिले हैं, शैलचित्र, ठीक है, क्या मिले हैं, शैलचित्र, ठीक है, शैलचित्र मिले हैं। चलिए, क्या क्या शैलचित्र मिले थोड़ा समझिए। देखो, हम सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़ में अगर हम जाएंगे तो देखो लाल रंग और गेरुआ रंग मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, लाल रंग और गेरुआ रंग, ठीक। तो लाल रंग में क्या क्या मिले हैं, लाल रंग, ठीक है,
लाल रंग, ठीक है। तो लाल रंग में पशुओं का चित्र, लाल रंग में पशुओं का चित्र क्या मिला है, पशुओं का चित्र, ठीक है। अब ये चित्र कैसे किए हैं, कैसे, अब थोड़ा समझिए, ठीक है। आप लोग जब आप यूनिक चीज देखते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर आप बात करें, ठीक, अगर जो जिराफ है वो छत्तीसगढ़ आ जाए, है ना, सपोज समझ लीजिए जो जिराफ है वो छत्तीसगढ़ आ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे मोबाइल में लेंगे क्या उसके साथ सेल्फी, है ना, फोटो लेंगे ना भाई, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता, वो आपके लिए यूनिक है। वैसे ही क्या हुआ, जो उस समय के मानव थे, उस समय के मानव जो जीव जंतु को देखे थे उसके लिए क्या लगा, यूनिक, अलग अलग जीव जंतु को देखे उनको यूनिक लगा। यूनिक लगने के बाद उनके दिमाग में फिक्स हो गया कि यहाँ ऐसा जीव था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस जहां पर वो रहते थे गुफा में, उस गुफा में वो चित्र बनाना चालू कर दिया कि अगर उसने बाघ देखा था कोई हिरण का शिकार करते हुए, ठीक है, तो वो हिरण का शिकार करते हुए बाघ ऐसा कर दिया, हाथी देखे तो हाथी का लगा दिया, ठीक है। तो समझिए, तो उनके लिए क्या लगा, यूनिक लगा। यूनिक लगने के बाद वो क्या किए, अपने दिमाग में हाँ देखे थे, उसके बाद उसको क्या कर दिए, गुफा में उस पत्थरों पर अंकर, अब कागज पेन तो था नहीं उस समय, है ना भाई, आप बोलोगे सर कि पत्थरों पर क्यों किए, है ना, तो आप कागज पेन तो दे नहीं सकते थे उस समय, ठीक है, इतना विकास तो हुआ नहीं था, ठीक। चलिए, तो पशुओं का चित्र अंकन किए कहां पे, पत्थरों पर, ठीक है। चलिए, इसी को बोलते हैं क्या, शैल मतलब पत्थर, चित्र मतलब वहां पर आकृति, ठीक है, इसको बोलते हैं शैल चित्र। चलिए, सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, कुछ कुछ रेप्टाइल्स। अब ऐसा नहीं है कि सर क्या सांप बस रेप्टाइल श्रेणी में नहीं आता, ठीक है, ऐसे जीव जो रेंगते हुए वो क्या करते हैं, ठीक है, वो चलते हैं, उसको हम बोलते हैं सरीसृप, ठीक है। मगरमच्छ भी रेप्टाइल्स की श्रेणी में आता है, ठीक। चलिए, तो कुछ सरीसृप रेप्टाइल्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो लाल रंग में और क्या था, तो लाल रंग में पशुओं का चित्र, टोटमवादी चिन्ह, टोटमवादी चिन्ह। अब ये क्या है, टोटमवाद, ठीक है, टोटमवाद। हम जब जनजाति समाज पढ़ेंगे तो जनजाति समाज में कुछ चीजों को मनाही होता है, ठीक है। जनजाति समाज में मनाही मतलब उस चीज को नहीं करना है, नहीं करना मतलब नहीं करना, ठीक है। आपके समाज में भी वर्तमान में है, ठीक है। भाग में शादी करने को अनुमति देते हैं क्या, नहीं देते ना, ठीक है। कुछ चीज को अपने धर्म के अनुसार क्या करते हैं उसको, ठीक है, मानते हैं, कुछ चीज को क्या करते हैं उससे दूर रहते हैं, मना करते हैं उस चीज को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटमवाद। क्या बोलते हैं उसको, टोटमवाद, ठीक। चलिए, टोटमवादी चिन्ह, ठीक है, ये सब क्या है, लाल रंग में। अब थोड़ा समझिएगा लाल रंग कैसे हो, ठीक है। क्या किए, जो पत्थरों पर उकेरे गए थे, है ना, जो पत्थरों पर उकेरे गए थे, लेकिन पत्थरों पर जो है वो स्पष्ट रूप से, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था उन लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक रूप से जो लाल रंग का जो भी वनस्पति रही होगी उसको क्या कर दिया, लाल रंग से रंग दी उसको। ऐसा नहीं है कि लाल रंग जो है, लाल रंग का एशियन पेंट था, एशियन पेंट को छाप दिया, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं समझ रहा है, ठीक है। उस समय एशियन पेंट वगैरह नहीं, वो लोग क्या किए, जो आपकी वनस्पति थी, वनस्पति को क्या कर दिए, लाल रंग का उसको रगड़ने के बाद उसको क्या कर दिए, कलर कर दिए, ताकि वो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। चलिए, उसको हम बोलते हैं क्या, ठीक है, लाल रंग में पशुओं का चित्र। देखो यहां पर आपको डिफाइन करना और आएंगे लाल रंग का, ठीक है, सरीसृप, टोटमवादी चिन्ह। वहीं गेरुआ रंग की बात करें तो गेरुआ रंग में, गेरुआ रंग, रेड अंकर, ठीक है, गेरुआ रंग में क्या क्या चीजें थी, ठीक। गेरुआ रंग में मानव आकृति, गेरुआ रंग में मानव आकृति, ठीक है। चलिए, ठीक। चलिए, अब थोड़ा समझिए इस गुफा में, ठीक है, इस गुफा में जल परी, जिसको मरमेड कहते हैं, मरमेड,
का शैल चित्र मिलता है, का शैल चित्र मिला है। जलपरी मरमेड, क्या है जलपरी? जलपरी मतलब उसका जो, ठीक है, कमर के नीचे का भाग मछली के रूप में और ऊपर का भाग जो है वो किसके रूप में, ठीक है, कन्या के रूप में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जलपरी। ठीक, जलपरी का शैल चित्र मिला है। पूरे भारत में अगर बात करें तो पूरे भारत में एकमात्र सिंघनपुर की गुफा एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर जलपरी के शैल चित्र मिले हैं। आप भारत के जितने भी शैल चित्र हैं जाकर उठा के देख लीजिए, इतिहास मतलब आपके, ठीक है, वहां पर कहीं पर भी जलपरी के ऐसा चित्र अंकन नहीं है, केवल कौन सा, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, चलिए, मत्स्यांगना कहते हैं इसको, ठीक है, जलपरी का शैल चित्र मिला है। एकमात्र भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र स्थल या गुफा। ठीक है, चलिए, ठीक, जलपरी। ठीक है, चलो उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, चलिए, औजार। यहां पर कुछ औजार मिले हैं, औजार, ठीक है, औजार। औजार, औजार में हम बात करें तो औजार में कैसे, कैसा औजार? औजार में हस्तकुंठार, हैंड एक्स बोलते हैं, हस्तकुंठार, ठीक है, ठीक है, नहीं हस्त कुंठार नहीं, हस्त कुदाल मिल रहे हैं। ठीक है, ये हस्त कुदाल है, हस्त कुदाल। कहने का मतलब है, देखो, हस्त कुदाल कहने का मतलब है आज का जो कुदाल होता है छत्तीसगढ़ में कुदारी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, लोहे का दोनों तरफ से क्या होता है, ठीक है, आपका नुकीला भाग होता है, एक का थोड़ा सा चौड़ा होगा, एक का क्या होगा, नुकीला होगा, लोहे का रहता है, बीच में हैंडल रहते हैं। ठीक है, अब उसको क्या आप हाथ से पकड़ रहे हो, तो उन लोग क्या करते थे, ठीक है, हस्त कुदाल मतलब, ठीक, उनको चाहिए था क्या, खाद्य संग्रह। ठीक है, उसको चाहिए अपने आजीविका के लिए, अपने पेट भरने के लिए चाहिए। ठीक है, जिस दिन अगर शिकार नहीं मिला तो उन लोग क्या करते थे, कंदमूल पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो कंदमूल खाने के लिए, तो कंदमूल क्या नीचे मिलेगा जमीन के नीचे, तो उसको कोड़ने के लिए, ठीक है, खनने के लिए हस्त कुदाल का प्रयोग करते, पत्थर का था ये। ठीक है, अब तो समझिए, ये मान के चलो, ये आपकी क्या है, ये ऐसा है, ये क्या है, हैंड है, ये हैंड है, ये नुकीला भाग है। ठीक है, ये नुकीला भाग है, ये हैंड है। हैंड को ऐसे, हैंड में ऐसे पकड़ते थे और उसको ऐसे क्या करते, खुदाई खुदाई करते थे। ठीक है, हस्त कुदाल। ठीक, वही हस्त कुदाल की बात करें तो हस्त कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी भी मिले हैं, हस्त कुल्हाड़ी। हस्त कुल्हाड़ी की बात करें, इसको बोलते हैं हैंड एक्स, हैंड एक्स, हैंड एक्स। ठीक है, चलिए, चलिए, हस्त कुल्हाड़ी और क्या मिले हैं, सॉरी सॉरी, हस्त कुदाल और हस्त कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड एक्स। क्या बोलते हैं इसको, हैंड एक्स। ठीक है, ये औजार मिले हैं, क्या मिले हैं, औजार। ठीक, चलिए आगे। ठीक है, ये आपका सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, चलिए, अब कौन कौन सा क्या है थोड़ा सा समझिए। मैं कुछ संस्कृति की बात कर रहा हूं, कुछ संस्कृति पर चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, भारत में कुछ पाषाण काल से संबंधित कुछ क्या है, संस्कृति है। ठीक है, मैं दो संस्कृति की बात करूंगा। ठीक है, दो संस्कृति की। ठीक है, एक को अगर हम बात करें तो एक को बोलते हैं एस्चुलियन या एचुलियन संस्कृति। ठीक है, थोड़ा समझिए, फिर मैं इसको अभी समझा रहा हूं, फिर उसको क्या करूंगा आपको, ठीक है, छत्तीसगढ़ फिर से लेके आऊंगा मैं। ठीक, चलिए, और एक अगर हम बात करें पेगुल संस्कृति,
एशुलियन या एचुलियन संस्कृति, और एक हम बोलेंगे पेबुल संस्कृति। दोनों क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें इस संस्कृति का विकास, अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक स्थान से हुआ, ठीक है, स्थान जिसको बोलते हैं सेंट एक्चुली, सेंट एक्चुली, ठीक है, सेंट एक्चुली, ठीक। सेंट एक्चुली के बाद अगर हम बात करें तो इस संस्कृति से क्या है, ठीक है, ये संस्कृति क्या बोलते हैं, जो हाथ से पत्थर के औजार, हाथ से पत्थर के औजार जो बनाए जाते हैं, हाथ से पत्थर के औजार जो बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एशुलियन संस्कृति। बस, कुछ ज्यादा नहीं, नाम से तो बहुत भयंकर लगता है, लेकिन है कुछ ज्यादा खास नहीं, ठीक है। क्या है, सेंट एक्चुअली से मतलब वहां से हाथ से पत्थर के औजार बहुत मिले थे, ठीक है, तो इसी कारण उसको क्या बोला गया, एशुलियन संस्कृति या एचुलियन संस्कृति, ठीक है। अब ये क्या है, हाथ से कुछ नहीं है, बस हाथ से पत्थर बनाए गए हैं। कहने का मतलब है कि क्या कर दिए, एक पत्थर था, बड़ा पत्थर, उसको क्या कर दिए, उसको छील छील के क्या कर दिए, उसको कुदाल के रूप में, कुल्हाड़ी के रूप में उसको क्या कर दिए, बना दिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, आपके एशुलियन संस्कृति, ठीक है। पेबुल संस्कृति, अब नाम से एक है पेबुल, पेबुल या पेबल, यह पेबल, ठीक है, पेबुल या पेबल। विजडम और अभिनव भारद्वाज, ठीक, वेलकम, ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को यही सपोर्ट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम अगर आपका यही सपोर्ट अच्छे से रहा, ठीक है, हम लोग और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्लास हम लोग लाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे, पेबुल संस्कृति। पेबुल संस्कृति क्या है, ये एक नाम है पेबल। पेबल क्या होता है समझिए, कोई पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा पानी के बहाव में, ठीक है। अब वो क्या है, कोई पत्थर का टुकड़ा है, वो पानी के बहाव में क्या है, बहता चला गया, और वो रगड़ खा खा कर क्या बना गया, एक चिकना पत्थर, चिकना गोल पत्थर बन गया, ठीक है। पत्थर का टुकड़ा पानी के बहाव में, पानी के बहाव में, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा पानी के बहाव में, ठीक है, रगड़ खाकर चिकना गोल, ठीक है, चिकना गोल पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया, परिवर्तित। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेबल। इसी को हम बोलते हैं क्या, पेबल, ठीक है। अब इस पेबल के बाद अगर हम बात करें, पेबल समझ में आया, और पेबल के बाद क्या हुआ, चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पेबल संस्कृति या चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ठीक है। चॉपर चॉपिंग क्या है, ठीक है, चॉपर का मतलब होता है कि भाई उसको क्या करना, ठीक है, किसी चीज को चीरने के लिए काम आना, चीरने के लिए चॉपर, और काटने के लिए चॉपिंग, काटने के लिए चॉपिंग, ठीक है। इसी पेबल में अगर बात करूं तो पेबल को हिंदी में इसको बोलते हैं बट्टिकाष्म, ठीक है, बट्टिकाष्म बोलते हैं इसी को, ठीक है। चलिए, आप कहीं गए, नदी गए घूमने के लिए, और नदी में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्या है, ऐसे गोल पत्थर होते एकदम चिकना, ठीक है, उसको आप वो आकर्षित करते हैं आपको, है ना भाई, करते हैं, मैं है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आकर्षित करते कि क्या मुझे मस्त पत्थर मिला है। कहीं ऐसा नदी वगैरह जाते हैं घूमने के लिए जहां पर पत्थरों वाला है, तो आपको ऐसा मिलते हैं पत्थर जो बहुत ज्यादा क्या रहता है, चिकना रहता है, ठीक है, गोल रहता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार इसको रख लूं, ठीक है, रहता है। तो उन्होंने क्या किया, इसी को क्या कर दिया, उसी को एक गोल चिकना पत्थर है, उसको क्या कर दिया, उसको फलक को उतार दिए, फलकीकरण कर दिए। फलक को उतारने के बाद उसको क्या किए, काटने और चीरने के लिए वो अपने प्रयोग में क्या किए, ठीक है, अपने उपयोग में ले आए। तो अपने उपयोग में ले आए, इसी को बोलते हैं चॉपर चॉपिंग संस्कृति। बस कुछ नहीं है, बस क्या किए, उसको एक फलक को उतारने के बाद उसको क्या किए, किसी चीज को चीरने के काम लाने के लिए चॉपर, और चॉपिंग काटने के लिए प्रयोग किया, ठीक है, ठीक, इसको बोलते हैं चॉपर चॉपिंग।
पत्थर का टुकड़ा पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकना गोल पत्थर के रूप परिवर्तित हुआ, इसको बोलते पेबल या बटिकासु। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझिए। अगर हम बात करें चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला या कबीरधाम, ठीक है मैं ऐसा बोल रहा हूं, कबीरधाम जिले की अगर हम बात करें तो कबीरधाम जिले के, ठीक है कौन सा, ठीक है पंडरिया में, ठीक है पंडरिया में, ठीक है एस्ट्रेलियन संस्कृति के क्या मिले हैं, संस्कृति के, ठीक है औजार मिले हैं, ठीक है एस्ट्रेलियन संस्कृति के औजार। यहां पर भी अगर हम बात करें तो आपको क्या बनाया जाएगा, हस्तकुल्हाड़ी, हस्तकुंठार, हैंड एक्स, ठीक है आपके क्या बोलते हैं, ठीक उसको खोदने के लिए, ठीक क्या बोलते हैं हस्तकुंठार है ना, हस्तकुदाल, ठीक है चलिए नाम याद आएगा तो बताऊंगा इसको, ठीक है चलिए। अगर हम बात करें अब यहां पर कहां मिला है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा के पंडरिया में एशियन संस्कृति के औजार मिले हैं। वही अगर हम बात करें, ठीक है एक अगर हम बात करें उसके बाद चलिए शक्ति, ठीक है शक्ति जिला, शक्ति के गुंजी नामक स्थान से, शक्ति के गुंजी नामक स्थान से क्या मिले हैं, ठीक है पेबुल संस्कृति के, ठीक है संस्कृति के औजार मिले हैं। अब थोड़ा समझिए एस्ट्रेलियन संस्कृति, ठीक है सेंट एक्चुअली नामक स्थान से, वहां पर क्या हुआ संस्कृति का विकास हुआ और उसका साथ छत्तीसगढ़ में मिलता है, कहां कवर्धा के पंडरिया में एस्ट्रेलियन संस्कृति के औजार मिले। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वहां सेंट एक्चुअली से छत्तीसगढ़ आ गए, नहीं भाई, मतलब सेंट एक्चुअली कहने का मतलब है कि एक्चुअली नामक स्थान से जो जैसा औजार मिला था वैसा ही प्रतिरूप हमको कहां मिला है, छत्तीसगढ़ में मिला है, ठीक है इसको बोलते हैं संस्कृति, कल्चर, ठीक है चलिए। पेबुल संस्कृति अगर बात करें तो आपका, ठीक है शक्ति के गुंजी नामक स्थान से पेबुल संस्कृति के औजार मिले हैं, ठीक है ये याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक चलिए आगे कबरा पहाड़, ठीक है चलिए कबरा पहाड़ की बात करें, ठीक है जिला रायगढ़, ठीक है चलिए। इसके भी अगर हम बात करें शोधकर्ता, तो शोधकर्ता थे अमरनाथ दत्त, ठीक है शोधकर्ता कौन, अमरनाथ दत्त, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो कौन से काल के हैं, तो ये मध्य पाषाण काल के हैं। मैंने बताया था रायगढ़ का एक ही जिला मध्य पाषाण काल में कौन सा है, कबरा पहाड़, ठीक चलिए मध्य पाषाण काल, ठीक है मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है चलिए आगे। जिला रायगढ़, शोधकर्ता अमरनाथ दत्त, मध्य पाषाण काल संबंधित, ठीक है चलिए। उसके बाद अगर हम बात करें, चलो इसमें भी अगर हम बात करें कुछ शैल चित्र मिले हैं, ठीक है शैल चित्र मिला है, शैल चित्र लाल रंग, ठीक है लाल रंग की बात करें तो लाल रंग क्या क्या लाल रंग में मिला है तो समझिए, ठीक है लाल रंग की छिपकली मिली है, क्या लाल रंग की छिपकली, लाल रंग में रंगी छिपकली ना, लाल रंग की छिपकली, लाल रंग में रंगी छिपकली, घड़ियाल, ठीक है चलिए। सांभर
तथा पंक्तिबद्ध मानव। ठीक है, चलिए पंक्तिबद्ध मानव समूह। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें, चलिए गेरुआ रंग, गेरुआ रंग इसको बोलते हैं रेड ओंकार। ठीक है, चलिए गेरुआ रंग, गेरुआ रंग में क्या क्या मिला है? ठीक है, चलिए तो समझते हैं गेरुआ रंग में क्या क्या चीजें मिला है। ठीक है, चलो गेरुआ रंग की बात करें तो गेरुआ रंग का केचुआ, कछुआ, कछुआ, घोड़ा, हिरण, ठीक है, जंगली भैंसा, भैंसा। ठीक है, ठीक, हाथी नहीं मिला है। ठीक है, इसमें याद रखना हाथी नहीं मिला है। ठीक, हाथी नहीं मिला है, हाथी का आया चित्र नहीं है। ठीक है, चलिए बाघ से घबराए हुए, घबराए हुए मानव का चित्र। ठीक है, मतलब मनु जो है बाघ से डरा हुआ है। ठीक है, और डरा हुआ उस स्थिति को क्या किया, पत्थरों पर अंकन कर दिया। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए मध्य पाषाण काल का अगर हम बात करें, ठीक है, याद रखिएगा मध्य पाषाण काल में फलक उपकरण के औजार मिलते हैं। फलक उपकरण, ठीक है, फलक उपकरण करने का मतलब है कि उसको फलक को क्या कर दे, उतार के, एक लोहा सॉरी एक पत्थर है, एक पत्थर के फलकों को क्या कर दिए, फल उतार दिए आई साइड का, और उसको क्या कर दिए, न्यूक्लियर बना दिए। आपको अगर हम बात करें तो आपको अगर एग्जाम पूछे कि फलक उपकरण, ठीक है, कौन से फलक उपकरण के जो साक्ष्य है वो कौन से काल के, तो मध्य पाषाण काल के। ज्यादातर अगर हम बात करें तो फलक उपकरण कौन से काल के हैं, ठीक है, आपके मध्य पाषाण काल के। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए औजार, फलक उपकरण वाले औजारों की बात करें, फलक उपकरण वाले लघु औजार। ठीक है, लघु औजार, और ये क्या है, सब पत्थर के हैं। ठीक, चलिए क्या है, सब पत्थर के हैं। ठीक है, नोट करके लिखेगा, नोट करके लिखेगा। ठीक है, कि कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए, शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कबरा पहाड़। ठीक, चलिए आगे, चितवा डोंगरी, क्या है, चितवा डोंगरी। ठीक है, बालोद, जिला बालोद, चितवा डोंगरी। ठीक है, चलिए जिला बालोद, वही अगर हम बात करें तो चितवा डोंगरी का शोधकर्ता, ठीक है, डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल। ठीक है, शोधकर्ता कौन है, ठीक, ठीक है, शोधकर्ता डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए आगे, यहां से अगर हम बात करें तो 3 गुफाओं से, चितवा डोंगरी के 3 गुफाओं से 27 शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। 27 शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने, 27। ठीक, चलिए आगे, क्या क्या मिले हैं उसको थोड़ा सा देख ले। शैलचित्र में, शैलचित्र की बात करें
तो शैलचित्र से क्या क्या मिले हैं, है ना। चलो शैलचित्र से मिले हैं पहला, ठीक है, चीनी ड्रैगन, चीनी ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन का शैलचित्र, ठीक है, चीनी ड्रैगन का शैलचित्र। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए, खच्चर पर सवार व्यक्ति, मतलब ये माना जाता है, खच्चर पर सवार व्यक्ति कहने का मतलब है कि ये जो है वो चीनी आपके क्या है, व्यापारी, ठीक है, कोई चीनी व्यापारी है जो व्यापार करने के लिए क्या है, खच्चर पर सवार होकर आए हैं, ऐसा, ठीक है, माना जाता है। ठीक, चलिए, तो खच्चर पर सवार व्यक्ति। तीसरा, कृषि कार्य करते महिला एवं पुरुष, कृषि कार्य करते महिला एवं पुरुष, ठीक है, चलिए, कृषि कार्य करते महिला एवं पुरुष, ठीक है, चलिए, के शैलचित्र, ठीक, चित्रा डोंगरे में आपको ये याद रखना है, ठीक है। बालोद, बालोद का अगर बात करें तो ब्लॉक विकास खंड, तो ये विकास खंड पड़ता है डोंडी लोहारा, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, कौन सा, डोंडी लोहारा, पहले बता दिया था मैंने, ठीक। चित्रा डोंगरी, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल के बाद जो है, ठीक है, काल चला जिसको बोलते हैं ताम्र काल या ताम्र पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल, ठीक। ताम्र पाषाण काल के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या चला, लौह युग, ठीक है, ऐसा बोल सकते उसको। ताम्र पाषाण काल के बाद कांस्य युग, कांस्य युग, और कांस्य युग के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कांस्य युग, और कांस्य युग के बाद आपका लौह युग, लौह युग के बाद एक महापाषाण काल, महापाषाण काल। अब ये ऐसा नहीं समझना है कि अब क्या है, लोग लोहा से सिर्फ फिर से पत्थर पे आ गए, नहीं, ठीक है, ये क्या चीजें बताऊंगा, ठीक, चलिए, क्या क्या चीजें हैं वो चीज बताऊंगा। अभी हम लोग पढ़ चुके क्या, पाषाण काल। अब थोड़ा समझिएगा ताम्र पाषाण काल या ताम्र युग, इसी को मैं अगर एक और बात करूं, ठीक है, ताम्र युग, ताम्र युग, ताम्र युग की बात करें तो छत्तीसगढ़ से कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, ठीक है, छत्तीसगढ़ से कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, ठीक, छत्तीसगढ़ से कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, किसका, ताम्र युग से, ठीक है, ताम्र युग का। अगर हम बात करें लेकिन ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट के गुंगेरिया नामक स्थान से क्या मिलते हैं, ताम्र युग के साक्ष्य, ताम्र युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्राप्त, ठीक। अब इस साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो औजार मिलते हैं, औजार, ठीक है, औजार की बात करें तो 424 तांबे के हथियार या औजार प्राप्त होते हैं, ठीक है, औजार 424 तांबे के औजार। अच्छा, एक बात बताइए, इसको ताम्र पाषाण काल क्यों बोले हैं, ठीक है, चलिए, ताम्र पाषाण काल इसलिए बोले हैं कि भाई इस समय अगर हम बात करें तो पाषाण का पत्थर के जो उपकरण होते थे वो टूट
टूटने के बाद वो जो है वो अब जो है प्रयोग के लायक नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं कि क्या करें, ठीक है, एक जो है क्या बने, ठीक, उस पर ये बोल सकते हैं कि भाई वो जो टूटे ना, ठीक है, उसके लिए क्या करते थे, उस पत्थर पर तांबे का प्रयोग करते थे। तांबा, तांबा क्या होता है, एक जो है आपका धातु है जो बहुत ज्यादा लचीला होता है, नरम धातु है, मुड़ जाता है। तो मुड़े ना तो उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए उस पर पत्थर बांधते थे, ठीक है, और किसी चीज को भेदने के लिए, ठीक है, काटने के लिए क्या करते थे, उस तांबे का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो इसी को बोला गया, तांबा और पत्थर को मिलाकर, ठीक है, प्रयोग किया गया, इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है। कहां से, देखो, ताम्र युग के साक्ष्य कहां मिले हैं, बालाघाट के गुंगेरिया से 424 तांबे के औजार और लगभग 102 चांदी के आभूषण मिले हैं, आभूषण 102, ठीक, चांदी के आभूषण, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं महापाषाण काल, ठीक है। महापाषाण काल, महापाषाण काल जो है ये लौह युग के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत, लौह युग के अंतर्गत आता है, अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत। अब थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इस समय अगर हम बात करें तो महापाषाण काल जो है लौह युग के अंतर्गत आया। महापाषाण काल का है क्या, इसमें जो है पत्थर का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि अब लौह युग आ गया तो लोहे का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो हम जो है जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो विकास करते करते प्रथाओं पर हम लोग क्या कर दे, प्रथा मतलब प्रथा चलने लगी, ठीक है। वैसे ही एक रहता था क्या, वैसे ही एक प्रथा था शवाधान प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग खुद जानते हैं शवाधान प्रथा क्या है, शवाधान प्रथा, ठीक है। चलिए शवाधान प्रथा की बात करें तो शव को दफनाने के बाद, शव को दफनाने के बाद, ठीक, उस पर क्या करते हैं, उस शव को चिन्हांकित करने के लिए क्या पत्थरों के बड़े बड़े, ठीक, बड़े बड़े पत्थरों को रखा जाता था, उसको बोलते हैं महापाषाण, उसको क्या बोलते हैं, महापाषाण काल, ठीक है। शव को दफनाया गया और शव को दफनाने के बाद ये फलाना का क्या है, ठीक है, ये कब्र है, फलाने का कब्र है, इसलिए उस पर क्या करते, पत्थरों को रख देते, ठीक है। पत्थरों को रखने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, महापाषाण काल, ठीक है। और महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थर थे, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें तो इसी में अगर हम बात करें तो आता है डॉल्मेन, क्या आता है, डॉल्मेन। इसी में अगर हम बात करें तो एक आता है केयंस, केयंस, और इसी में आता है एक मेनहिर, 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 मेनहिर। डॉल्मेन की बात करें, डॉल्मेन मतलब होता है कि भाई क्या करें, देखो, दो पत्थरों को रखा जाता था, ऐसे ऐसे दो पत्थरों को रखा जाता था और उसको उसमें बड़े पत्थर का कैप बनाया जाता था, ठीक है। इसको ऐसा कहने का मतलब है कि भाई बड़े पत्थर को ऐसे रखा जाता था, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और एक अब उसमें क्या किया जाता था, बड़े पत्थर को, ठीक है, ऐसे ऊपर रखा जाता था। अब ये क्या बन गया, एक कमरा, ये क्या जमीन है, जमीन है, और ये क्या बन गया, एक कमरे के आकार का, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉल्मेन, ठीक है। वैसे ही एक क्या होता था, ठीक है, डॉल्मेन के आकार का चबूतरा होता था, ठीक है, आगे बताऊंगा, ठीक है। डॉल्मेन। केयंस की बात करें, केयंस, केयंस अगर बात करें तो केयंस होता है जो पत्थरों के ढेर से, ठीक है, शंकुनुमा आकृति बनाई जाती थी, उसको बोलते हैं केयंस। कहने का मतलब है ये एक बड़ा पत्थर, फिर छोटा पत्थर, फिर छोटा पत्थर, फिर आपका छोटा पत्थर, फिर ऐसे। तो ये क्या है, पत्थरों के ढेर, पत्थरों के ढेर के रख के ऐसे क्या करते, रखा जाता था, उसको हम बोलते हैं केयंस। ये डॉल्मेन, ये केयंस, ठीक है। और उसके बाद मेनहिर, मेनहिर मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर को, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर को, जैसे कि ये आपका बड़ा पत्थर हुआ, ये आपका बड़ा पत्थर हुआ, इसको खड़ा कर करके ऐसे क्या करते थे, रखा जाता था। ये गोलाकार, अंडाकार, घोड़े के नाव के आकार में रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनहिर, ठीक है। ये क्या करने के लिए कि भाई शव को चिन्हांकित करने के लिए, शव को चिन्हांकित करने के लिए ऐसा किया जाता था, उसको बोला जाता है आपका क्या, ठीक है, महापाषाण। डॉल्मेन, केयंस, मेनहिर ऐसे होता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें, ठीक है, महापाषाण काल, 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 महा
उम्मीद करता हूं कि यहां तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, महापाषाणकालीन स्थल, महापाषाणकालीन स्थल। ठीक है, चलिए महापाषाणकालीन स्थल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मिलता है, ठीक है, कहां? बालोद में। कहां मिलता है? बालोद। ठीक है, बालोद। बालोद में अगर हम बात करें, ठीक है, याद रखिएगा, एक है करही भदर, एक है करका भाट, चिरचारी, सोरर। ठीक है, सोरर के बाद, ठीक है, गढ़ धनौरा, सॉरी धनौरा, गढ़ धनौरा, धनौरा। धनौरा के बाद अगर बात करें मुजगहन, मुजगहन। ठीक है, करही भदर, करका घाट, चिरचारी, सोरर, धनौरा, मुजगहन। ठीक है, चलिए ठीक है, और एक अर्जुनी। ठीक है, चलिए चलिए ठीक, ये आपके क्या है? बालोद, करही भदर, करका भाट, चिरचारी, सोरर, धनौरा, मुजगहन, अर्जुनी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है सोरर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है सोरर का, समझिए। सोरर में अगर बात करें तो सोरर में ही स्थान है जिसको बोलते हैं, ठीक है, बहादुर कलारिन के माची, कलारिन की माची। ठीक है, माची मतलब होता है, ठीक है, पत्थरों का जो डॉल्मेन कला है ना, ठीक है, डॉल्मेन, तो डॉल्मेन के आकार का एक कमरा है। ठीक है, मतलब क्या है ये दो, अब क्या कर दो आप यहां पर, ठीक है, अब थोड़ा समझिए, ये आपका एक, ठीक है, ये आपका, ये दो, कहने का मतलब, ठीक, चलिए इसको ऐसा, ठीक, कहने का मतलब है एक, दो, और उसके ऊपर क्या कर दिए, ठीक है, ये ऐसे, तो इसको ऐसे भी हो सकता है कि भाई ये क्या हो? 3, मतलब ये आपका, और ऐसे क्या हो तो 4, मतलब ये है क्या? एक प्रकार का एक चबूतरा बन गया। क्या बन गया? चबूतरा। ठीक है, ठीक, इस चबूतरे के, तो इस चबूतरे को ही कहा गया क्या? माची। ये क्या है? पूरे पत्थरों का बना हुआ है। क्या है? पूरे पत्थरों का। अब बहादुर कलारिन की माची क्यों बोलते हैं? ठीक है, यहां पर एक कहानी चलती है। कैसी कहानी? थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा कहानी बता देता हूं। एक था रतनपुर का, ठीक है, कलचुरी राजा। ठीक है, रतनपुर का कलचुरी राजा। रतनपुर का कलचुरी राजा के साथ एक प्रमुख होता था, उसका मुख्य बाज। क्या होता था? बाज। ठीक है, जब भी वो शिकार पर जाते थे अपने साथ बाज लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे? बाज। ठीक है, वो जो बाज है वो क्या दिखाते हैं? उनको रास्ता, ठीक है, दिशा दिखाता उनको, उनके सैनिकों को दिशा। वैसे ही क्या हुआ, ठीक है, रतनपुर के जो कलचुरी राजा थे वो क्या निकले? शिकार पर। शिकार पर निकले, और शिकार पर निकलने के बाद वो कहां आ गए? बालोद वाले क्षेत्र पर आ गए। अब बालोद के जंगल में, सोरर के जंगल में वो क्या कर गए? अब वो बाज जो है वो दिशा दिखाता था उड़ के। अब उड़ने के बाद उसको पता नहीं चला, उस राजा को पता नहीं चला उसका बाज कहां चला। बाज ना, ठीक है, अब बाज कहां चला गया अब उसको पता नहीं है। अब वो घूमते फिरते एक गांव में पहुंचा, एक छोटे सा गांव में, जहां पर कलार जनजाति क्या है? निवासरत है। कहां पर? कलार जनजाति। ठीक है, कहां पर? ये सोरर गांव में। ठीक है, और कलार जनजाति नहीं, कलार जाति। ठीक है, कलार जाति निवासरत है। कहां? सोरर गांव में। अब कलार जाति का मुख्य उस समय, ठीक है, मुख्य व्यवसाय था शराब बनाना और शराब को बेचना। ठीक है, शराब का काम करते थे। ठीक है, शराब बनाने का, शराब बेचने का काम करते थे बना के। ठीक है,
अब बेचना कहा था, तो बेचते थे यही एक जो पाषाण जो बना हुआ था, वैसी माची जो बना हुआ था, उस माची पर ठीक है एक बूढ़ी और एक जो है ठीक है, अगर हम बात करें ठीक जवान कन्या, ठीक है, ठीक जवान थी स्त्री, ठीक है, वो दोनों माँ बेटी क्या बेच रहे थे, शराब। जब शराब बेच रहे थे तो उसी के दौरान जो है कौन आया, ठीक है, रतनपुर के राजा उनके पास आए और बोले कि ऐसा सा पूरा घटना बताया कि मैं जो है रतनपुर का राजा हूं, ठीक है, कलचुरी राजा हूं, और मैं यहाँ पर शिकार पर आया था लेकिन मैं दिशा भूल गया, ठीक है। तो रात हो गई थी, तो रात होने के कारण जो है विश्राम करने के लिए ठीक है उन्होंने क्या मांगी, पनाह, ठीक है। अब विश्राम चाहिए था उस राजा को, तो विश्राम देने के लिए अब क्या हुआ, वो राजा मतलब वो महिला मान गई, और महिला मानने के बाद वो महिला के सामने प्रस्ताव रखा, ठीक है, कि उनकी बेटी के साथ वो विवाह करना चाहता है, जो वही जवान कन्या थी, ठीक है, ठीक ठीक है। तो वो है उस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है, विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद वो सुबह लौट गया कहां, ठीक है, अपने रतनपुर वापस, और रतनपुर वापस के बाद उसको आश्वासन देंगे कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो राजा कभी वापस नहीं आया, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो उसका उस दोनों से एक उत्पन्न पुत्र हुआ, ठीक है। वो जो पुत्र है वो जो है बहुत ज्यादा क्या थे, ठीक है, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा उनका व्यवहार जो है वो ठीक है कुकृत्य था व्यवहार, ठीक है, ठीक अच्छा नहीं था उसका व्यवहार। तो उन्होंने क्या किया, उस कलारिन ने अपने बेटे को मार दिया पानी में डुबो के, पानी में डुबो के मारने के बाद उनका नाम जो है पूरे ठीक है छत्तीसगढ़ में गौरव के साथ लिया जाता है बहादुर कलारिन करके, और बहादुर कलारिन का माची ही कहाँ है, आपके सोरर में। तो एक प्रकार का जो माची है वो क्या है आपका, ठीक है, महापाषाण काल का, महापाषाण काल, महापाषाण है, क्या है, महापाषाण, महापाषाण है, क्या है, महापाषाण, ठीक है। चलो एक प्रकार का डॉल्मेन है, ठीक है। तो आपके ये क्या हुआ, बालोद के करीब अगर करकाबाद, चिरचारी, सोरर, धनोरा, मुजगहन, अर्जुन। बालोद के बाद अगर हम बात करें ठीक, चलिए बालोद के बाद बात करें तो बालोद के बाद ठीक है, बालोद, चलिए कोंडागांव, कोंडागांव, कोंडागांव की बात करें तो कोंडागांव का गढ़ धनोरा, बहुत कंफ्यूजन होता है जी, धनोरा और गढ़ धनोरा, धनोरा कहाँ है, ये है बालोद में, वहीं गढ़ धनोरा की बात करें तो कहाँ है, कोंडागांव में, ठीक है। धनोरा की बात करें तो कहाँ है, बालोद, गढ़ धनोरा बोल दिए तो वो कोंडागांव, ठीक है। बिलासपुर का मल्हार, बिलासपुर का मल्हार, और वही अगर हम बात करें तो एक नाम मिलता है, ठीक है, आपका रायगढ़ में दो चीजें, रायगढ़, एक अगर बात करें तो एक है टेंगना, टेंगना रायगढ़, ठीक है, चलिए टेंगना रायगढ़, और छोटे छोटे पिंडर, छोटे पिंडरमुरा, छोटे पिंडरमुरा, ये दो चीजें, रायगढ़ का टेंगना, छोटे पिंडरमुरा, ठीक है। चलिए आया बात आप लोगों को समझ में, ये महापाषाणकालीन स्थल याद रखना, बालोद का करी बदर का, ठीक है, ठीक है, करही बदर, करकाबाद, चिरचारी, सोरर, र आ रहा है यहाँ पे, क र, ठीक है, धनोरा, मुजगहन, ठीक है, अर्जुनी, अर्जुनी तो पढ़े थे पहले, ठीक है। कौन सा पाषाण काल का स्थल है ये, नवपाषाण कालीन स्थल है, कौन सा, धनोरा, सॉरी अर्जुनी, ठीक, ये आपका महापाषाण कालीन स्थल, ठीक। आप लोग नोट्स का टेंशन मत लीजिए, नोट्स आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्या, ये रहा पूरा आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल।
उसके बाद हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने दो चीज बताया था आप लोगों को। एक बताया था कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक बताया था आप लोगों को कांस्य युग। ठीक है, तो समझिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलता, या आद्य ऐतिहासिक काल का कोई साक्ष्य छत्तीसगढ़ से अप्राप्त है। अप्राप्त कहने का मतलब है नहीं मिलता, छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें ऐतिहासिक काल, ठीक है, चलिए आद्य ऐतिहासिक काल तो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल की अगर बात करें, ऐतिहासिक काल का हमको जो साक्ष्य मिलता है, या हम बोल सकते हैं ऐतिहासिक काल को हम तीन भाग में डिवाइड किए थे। ठीक है, तीन भाग में डिवाइड किए थे। एक हम बोले हम क्या, प्राचीन काल, एक हम बोलते हैं मध्यकालीन या मध्यकाल, एक हम बोले आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल वैदिक काल से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहां से, वैदिक काल से। तो अगर हम बात करें वैदिक काल, तो वैदिक काल की बात करें, समझिए ऐतिहासिक काल में वैदिक काल। अब क्यों ऐतिहासिक काल बोले, ये सब चीज मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगर कोई अभी ज्वाइन हुए हैं तो रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, या मेरा अभी क्लास होने के बाद आप लोग वीडियो को, ठीक है, फिर से देख सकते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल का जो इतिहास है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 या 600, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये काल चला, जिसको बोलते हैं क्या, वैदिक काल। ठीक है, चलिए ईस्वी सन ईसा पूर्व में, ठीक है, आपको इंडियन जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे सर वो बता देंगे। ठीक है, या समय रहेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या चीज होता है। चलिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इस वैदिक काल को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, और एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। कहने का मतलब ये है कि इस समय ऋग्वेद का, ठीक है, क्या हो चुका था, साहित्य की रचना हो चुकी थी, ऋग्वेद का रचना हो चुका था, इसलिए इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है, पूरा जनजीवन ऋग्वेद पे आधारित था, इसलिए बोलते हैं इसको ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसको उत्तर वैदिक, मतलब ऋग्वेद के बाद जो काल आया उसको, उसके बाद इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उसके बाद उत्तर में। ठीक है, चलिए ऋग्वैदिक काल की बात करें, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल चलाया कब से कब तक, अगर हम बात करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। वही उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 600 ईसा पूर्व। ठीक, चलिए अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो इस समय क्या थे, आर्य थे, आर्य। ठीक है, और आर्यों का निवास, आर्यों का निवास अगर बात करें तो इनका निवास था कहां, सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु प्रदेश में।
ठीक है, याद रखेगा। इनका निवास कहाँ, सप्त संधा। वही अगर हम बात करें तो जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, वहीं पर आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया और आर्यों का मूल स्थान बन गया सप्त संधा प्रदेश। ठीक है, सात नदी, ठीक है, आते हैं इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं सप्त संधा प्रदेश। सप्त संधा प्रदेश के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अभी तक ये क्या है, उत्तर भारत में है। आर्यों का निवास अगर बात करें पूर्वी ऋग्वैदिक काल में, ये कहां है, सप्त संधा प्रदेश, मतलब उत्तर भारत की ओर है। ठीक है, सिंधु नदी, सतलज नदी, ठीक है, झेलम, उसके सहायक नदियां, ठीक है, वो उत्तर में ही निवास कर रहे हैं। अभी तक मध्य भारत और दक्षिण भारत आए नहीं है। ठीक है, अब मध्य भारत और दक्षिण भारत नहीं आए हैं, ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल के कोई भी छत्तीसगढ़ से प्रमाण नहीं मिलते भाई। छत्तीसगढ़ से कोई भी प्रमाण नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, आए ही नहीं थे ना। अगर आर्य आए होते, यहाँ पर छत्तीसगढ़ रहे होते तो कहीं ना कहीं कुछ मिलता। हमारे यहाँ जब उसके पहले का इतिहास हमको पता चलता है तो इसे कैसे पता नहीं चलता। मतलब इस समय हमारे अगर बात करें तो जो आर्य थे, ये आर्य, एक होता है आर्य, एक होता है अनार्य। ठीक है, चलिए, अनार्य, अनार्य मतलब आर्य के पहले जो लोग थे, जो भारत के मूल निवासी थे, उसको हम बोले हैं अनार्य। ठीक है, और आर्य मतलब जो विदेश से जो आए हैं, ठीक है, मध्य एशिया से जो लोग आए थे, इनको हम बोले क्या, आर्य। ठीक है, चलिए, अनार्य भारत के मूल निवासी। ठीक है, चलिए, आर्यों का निवास सप्त संधा प्रदेश में हुआ। ठीक है, सप्त संधा प्रदेश में। उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें तो आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन, ठीक है, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, चलिए, किसके प्रतिनिधित्व में, तो आर्यों का आगमन हुआ ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य, याद रखिएगा, ऋषि अगस्त्य के माध्यम से या प्रतिनिधित्व में, निधित्व में। ठीक है, आर्य कहां है, मध्य भारत और दक्षिण भारत, ऋषि अगस्त्य। ठीक है, ऋषि अगस्त्य ही छत्तीसगढ़ या मध्य भारत में लाने का श्रेय ऋषि अगस्त्य को है, आर्यों को। ठीक है, कहां, मध्य भारत दक्षिण भारत लाने का श्रेय ऋषि अगस्त्य को है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब यहां पर क्या है, उत्तर वैदिक काल में ये आए, कौन, आर्य। अब आर्य आए तो उत्तर वैदिक काल में भले छत्तीसगढ़ से कोई प्रमाण न मिलता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के आसपास क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं। कैसे प्रमाण, समझिए, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कि एक ब्राह्मण ग्रंथ जिसको बोलते हैं कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अच्छा, ठीक, इसको थोड़ा सा बताने के पहले मैं कुछ और बता दूं। ठीक है, चलिए, इसको बताने के पहले मैं कुछ और बताता हूं। चलिए, उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें, ऋग्वेद के बाद जो है बाकी के चार वेद है ना, एक आपका है क्या, ऋग्वेद, एक अगर हम बात करें, एक क्या है, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेद, इस चार वेद का निर्माण अगर बात करें तो पहले ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, ऋग्वेद के बाद जो है अलग अलग वेदों का निर्माण हुआ। ठीक है, ऋग्वेद के आधार पर पूरा जनजीवन था, पूरा आर्यों का पूरा जीवन समय था, किसके आधार पर, ऋग्वेद के आधार पर, इसीलिए इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। उसके बाद बाकी जो वेदों का निर्माण हुआ तो उसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, बाकी तीनों वेद का जो है ऋग्वैदिक काल में निर्माण हो चुका था, रचना हो चुकी थी। अथर्ववेद का निर्माण या रचना की बात करें तो वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है कई इतिहास की बुक में। ठीक है, चलिए, अब तो समझिए, अब ये वेदों का निर्माण हो चुका है तो वेदों में, ठीक है, अब थोड़ा समझिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर को क्या कहा गया है, वेदों में छत्तीसगढ़ के बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया।
कहा, क्या कहा था? दक्षिण दिक, दक्षिण दिक, ठीक है, दक्षिण दिक कहा गया, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसका क्या किया? विरोध, ठीक है, विरोध मतलब भाई कि आलोचना किया कि दक्षिण दिक जो है वो बस्तर को नहीं कहा गया था। एक इतिहासकार थे जिसका नाम था सीतानाथ प्रधान, सीतानाथ प्रधान। ये प्रधान जी ने क्या कहा समझिए। प्रधान जी ने कहा, हमारे सरपंच ने, ठीक है, प्रधान, ठीक है, चलिए, सीतानाथ, कौन? सीतानाथ प्रधान। प्रधान जी ने कहा कि भाई देखो, दक्षिण दिक बस्तर को नहीं कहा गया था, ठीक है, तो इन्होंने कहा, क्या कहा? दक्षिण दिक को दक्कन वाला क्षेत्र माना, दक्षिण दिक को दक्कन का क्षेत्र माना, क्षेत्र माना। किसने? सीतानाथ प्रधान ने, ठीक है, सीतानाथ प्रधान ने। वही अगर हम बात करें, चलिए, अगर हम बात करें वेदों में छत्तीसगढ़ के बस्तर को कहा, क्या कहा? दक्षिण दिक, लेकिन सीतानाथ प्रधान ने इसका भी क्या किया? विरोध किया, दक्षिण दिक को दक्कन क्षेत्र माना। चलिए, कुछ अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए, इस उत्तराधिक काल में, ठीक है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, चलिए, इस काल में ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस काल में मतलब उत्तराधिक काल में, इस काल में नर्मदा को रेवा कहा गया। इस काल में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना गया, रेवा के नाम से जाना गया, ठीक है, रेवा के नाम से जाना गया, नर्मदा को रेवा के नाम से। वही अगर हम बात करें कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, चलिए, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? विंध्याचल पर्वत का वर्णन है, पर्वत का वर्णन। कौन से? विंध्याचल पर्वत का वर्णन, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। वहीं शतपथ की बात करें, शतपथ, तो शतपथ की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, देखो ये जो वेद थे, चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, उसके उपविभाग मतलब उपभाग बोल सकते, उपभाग, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, पूर्व एवं पश्चिम, ठीक है, सागर, समुद्रों का उल्लेख, समुद्रों का उल्लेख, पूर्व एवं पश्चिम समुद्रों का उल्लेख है, ठीक है। कौन से? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन, और वही उत्तराधिक काल में नर्मदा नदी को क्या कहा गया? रेवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, ठीक है। आज की क्लास हम यही ब्रेक करते हैं, फिर आगे मैं आप लोगों को रामायण काल, महाभारत काल, ठीक है, उसके बाद रामायण काल में ही कुछ आश्रम पढ़ाऊंगा, फिर महाभारत काल चलते हुए ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है, ठीक। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।